नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पाकिस्तान में स्कूली बच्चों पर बरसी दहशत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आतंकवादियों ने पेशावर के एक आर्मी स्कूल पर हमला करके 100 से ज़्यादा बच्चों की जान ले ली है और ये आंकड़ा 160 के आसपास बताया जा रहा है। सवाल ये है कि इस हमले का आकलन आखिर किस तरह से किया जाए। पाकिस्तान किस तरह की गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का शिकार है, इस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन ये किस तरह की राजनीतिक चुनौती और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक स्तर पर ये किस तरफ इशारा करता है। कैसे पाकिस्तानी समाज का एक बड़ा हिस्सा अतिवाद का शिकार हो गया है, वो विचार के किस स्तर पर है जहां पर हिंसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ऐसा लगता है जैसे हिस्सा बन गया है। ये घटना अपने आप में किस तरह के संकेत देती है, आर्मी स्कूल की ये घटना, और साथ ही क्या आगे की दिशा हम देख पा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट के दौरान अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ जनरल उत्पल भट्टाचार्य मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो में दूसरे खास मेहमान हैं शकील हसन शमसी, जो कि एडिटर हैं डेली इनकलाब अखबार के और इन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान की जो सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा मेरे साथ राना बैनर्जी हैं, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि इसको कई लोग इस तरह से देख रहे हैं कि अब तक जो एक जंग इस तरह से लग रही थी कि एक सरकार जो है वो एक आतंकी ग्रोह या एक तरह के आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रही है, दरअसल अब ऐसा लगता है कि बराबर की टक्कर हो गई है पाकिस्तान में और सरकार को अब उठकर खड़े होना होगा, फिर से नई रणनीति बनानी होगी। ये देखिए रणनीति तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक तालिबान के वाले से हुकूमत का स्टैंड है लगभग तय है। नॉर्थ वजीरिस्तान में सो कॉल्ड जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, उसका एक ये नतीजा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दहशतगर्द हमले के बाद ख़ास तौर पे जितनी बेरहमी से मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, जो पाकिस्तान की जो सियासी जो पार्टीज हैं जिसमें मतभेद अभी तक नजर आ रहा था, हो सकता है कि ये पार्टी जो है अपना होश संभाल लें और जिस तरह से इमरान खान, खास तौर पे इमरान खान की जो पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी चलाती है, जिस तरह से इस पार्टी ने दहशतगर्दी के सवाल को कंफ्यूज किया हुआ है। आपने देखा होगा कि आज भी इमरान खान साहब का जो बयान है वो तालिबान का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, ये आज के वारदात के बाद ये पूरी तरह से पीटीआई और इमरान खान और उनके जो लीडर्स पे दबाव डालेंगे कि अब वक्त आ गया है, अपने ये आर और पार की लड़ाई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान जो है, ये जो रवैया एक तरह से पाकिस्तान या पाकिस्तान के पार्टीज अपना रहे थे, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और आपने जो है जम के खुल के इन तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आज के इंसिडेंट के बाद अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कुछ क्लैरिटी आ जाए कि इस लड़ाई को आगे ले जाने के सिवा पाकिस्तान के सामने और कोई विकल्प नहीं है और आप एक दोहरी मापदंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यूं नहीं कह सकते कि भाई फलाना जो ग्रुप है ये हमारे खिलाफ नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं जी। कहीं ना कहीं जो है इन तमाम ग्रुप्स में एक तालमेल है, एक समझौता है, और जब तक पाकिस्तान इन तमाम जो ग्रुप्स इनके खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करता और अगर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल क्लास यूनाइट नहीं होती तो मुझे लगता है कि ऐसे वारदात होते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इतनी दर्दनाक घटना जो घटी है, इससे जो है ये कुछ चेंज आने की गुंजाइश कम से कम आपको उम्मीद लग रही है। राना बैनर्जी, इसी के साथ तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन उत्पल भट्टाचार्य ये बताइए कि कुछ जो खासकर जो रक्षा से जुड़े लोग हैं, चाहे वो भारत के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हों, एक तबका ये भी सोच रहा है, इस वक्त ये भी देख रहा है कि पाकिस्तान ने अब तक जो बोया अब उसको काटने का वक्त है। किस तरह से तालिबान को इस्तेमाल किया गया कुछ वक्त में भारत के खिलाफ, कुछ अफगानिस्तान में किस तरह से फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं आज के दिन को इस तरह से भी ढूंढ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक के तौर पर दिखाया गया है कि आतंक का ये चेहरा भी हो सकता है और जो बंदूक की जो नाल है या तोप की जो सिरा है वो दरअसल पाकिस्तान की तरफ भी टर्न हो सकता है। देखिए, एक चीज़ है, पाकिस्तान सोचता है लश्कर तोयबा जो इंडिया में दहशतगर्दी फैलाता है वो फ्रीडम फाइटर है, जैसे मोहम्मद भी जो कार्रवाई करते हैं वो सब फ्रीडम फाइटर है। और आज का जो अटैक हुआ बहुत
दर्द हम सब लोग पेरेंट्स हूँ, हम लोग सब कोई हमारा ही बच्चे हैं सब, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है। आज का स्ट्रैटेजी नहीं है। किसकी स्ट्रेटेजी? बताता हूँ। 67-68 में जब नक्सल मूवमेंट होता था, तब भी जो नक्सलाइट्स फोर्स होते थे वो पुलिस का फैमिलीज को अटैक करते थे टू डिमोरलाइज द फोर्सेस। आपको याद होगा चंद एक हफ्ता पहले जब सांबा में अटैक हुआ था 16 कैवलरी यूनिट के ऊपर, लेकिन जो टैक्सी वाला को पकड़े थे वो टैक्सी वाला को पहले बात बताया, हमको इधर एक आर्मी पब्लिक स्कूल है उधर ले चलो। लेकिन वो बीच में ही कैंटोनमेंट वो एरिया आ गया तो उधर इन्वॉल्व हो गए। तो ये एक टैक्टिक्स है उसका। पाकिस्तान सोचते हैं जी हफीज़ सईद ठीक है, उन्होंने एक बड़ा सभा किया तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस, तमाम इंतजाम किया है। जो उनका हेड था जिसमें 168 आदमी हमारा भी मरे मुंबई में, लेकिन आज ये पॉइंट स्कोरिंग का बात नहीं बिल्कुल है, नहीं है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ उसको बिल्कुल, जैसे बरदराजन साहब ने भी बताया, ये बिल्कुल तैयार करना चाहिए, दिस फार एंड नो फादर। ये डेफिनेटिव एक डिसीजंस लेना चाहिए। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि डीमोरलाइज, क्या वाकई पाकिस्तानी सेना डीमोरलाइज होगी? क्योंकि सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि कोई गैस करने के लिए भी कोई जगह उन्होंने छोड़ी है। सीधे तौर पे ये कहा कि आप हम पर हमला करेंगे, हमारे बच्चों को, औरतों को मारेंगे तो हम आपके बच्चों को मारेंगे। ना हमारा बच्चे औरतों को मारेंगे तो वो तो थोड़ा सा पैडिंग स्टेटमेंट था। असली बात ये है कि आपका फैमिली को ऊपर इतना दुख हम लाएंगे तो आपका फोर्स डिमोरलाइज हो जाएंगे। लड़ाई, सीधा लड़ाई में कुछ आदमी शहीद होंगे वो तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द लड़ाई, लेकिन ये थोड़ा दूसरा तरीका का वॉरफेयर है जिसमें तालिबान ने इन्वॉल्व हुआ है। तालिबान ये भी मैसेज दे रहा है, अमेरिकन जो बोलेगा जो वो बैड तालिबान एंड गुड तालिबान, ये नहीं, ऑल तालिबान आर गुड, तो हमारा ऊपर ज़्यादा ये कार्रवाई मत करो। कल अफगानिस्तान से पूरा चले जाएंगे तो उसका बाद ये हमारा होंगे। वो कोई वेस्टर्न फोर्सेस, नेटो फोर्सेस का कोई आदमी उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। शकील शमसी साहब, फिलहाल भट्टाचार्य जी जो हैं वो काफ़ी अलग नज़रिए से बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तानी सेना को डीमोरलाइज कर सकता है, क्योंकि शायद पाकिस्तानी जो नेता हैं उन पर हमला करना इतना आसान ना हो। शायद फ़ौज, हालांकि हमने देखा है कि हेडक्वार्टर तक पर हमला हो चुका है, तो क्या वाकई इससे डीमोरलाइज होगी वहाँ की सेना? जिस तरह से सेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तालिबान से लड़ रहा है इस वक्त, वहाँ पर बाकायदा एक आह्वान किया गया है कि इनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। उसके बावजूद भी जो सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि मिक्स्ड जो बातें वहाँ के नेता करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका असर इस स्तर पर हो सकता है? मुझको इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। मुझको लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये तो नहीं कि उसमें जो बच्चे मरे हैं सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के भी हैं, सिविलियन भी पढ़ते हैं उस स्कूल में, तो वो भी बच्चे मरे हैं उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पूरी एजुकेशन को डिरेल करने की मुहिम चल रही है। 3000 स्कूल पहले तबाह किए जा चुके हैं उस इलाके में। आपको मालूम है कि पूरे उस पख्तूनख्वा में और उसके इलाके में, पूरा अफगानिस्तान से मिलने वाली 3000 ज़्यादा स्कूल तबाह किए जा चुके हैं। मलाला को क्यों अटैक किया गया? और जब मलाला को अटैक किया गया और उसके ऊपर मलाला को कुछ मदद मिली तो उसको कहा गया कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के एजेंट है। ये भी लोगों ने, बड़े लोग जो बड़े जाहिल पाकिस्तान में बैठे वो बोलते थे ये कि मलाला उसकी, तो ये चीजें, और ये यहाँ से नहीं है, आप खाली पाकिस्तान नहीं, इसकी और जड़ें जाके, और इनके जो छोटे भाई हैं बोको हराम, उन्हीं ने क्या किया, 300 लड़कियों को अबडक्ट कर लिया स्कूल से, उन्हीं ने 14 स्कूलों को तबाह कर दिया। अभी पिछली 10 नवंबर को 47 को स्कूल में घुस के मारा उन्हीं ने। तो ये कोई नई चीज नहीं चल रही कि जो आप कहिए कि एक जगह पर हो। ये मुझको लगता है कि पूरी एक मुस्लिम कौम को जाहिल बनाए रखने की साजिश है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी। लेकिन तालिबान हमला कर रहे हैं, और तालिबान और बोको हराम और दाइश या ISIS जो है, उसने ISIS ने भी दमिश्क में, आपको मालूम, दमिश्क में हमला किया एक स्कूल के ऊपर, अभी कुछ ही दिन हुए वो भी। तो ये तो लगातार स्कूलों पर क्यों हमले हो रहे हैं? क्या सब जगह उसके आर्मी के बच्चे पढ़ रहे हैं? वहां तो आर्मी के बच्चे नहीं थे जहां पर वहां मारा। और ये सब एक ही नजरिए के लोग हैं। ये जो तालिबान, बोको हराम, ISIS और तालिबान, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनका जो पूरा काम है वो सिर्फ ये कि ये चाहते हैं कि पोलियो की मुहिम के खिलाफ चला रखा उन्होंने वहां पर।
तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अपंग पैदा हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान में अनपढ़ पैदा हो, पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए जाते हुए डरने लगे। जी राणा बनर्जी, क्या वाकई आप इतनी बड़ी कोई साजिश देख रहे हैं या आप इसको सीधे तौर पर पावर स्ट्रगल देख रहे हैं, एक सत्ता की जो लड़ाई, सत्ता का संघर्ष है पाकिस्तानी सरकार और तालिबान के बीच, या फिर एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर शकील शम्सी? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये सीधा साधा सेना के प्रति एक बदले की घटना है। जब से सेना ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया, 3-4 महीने हो गए हैं, उसके बाद ये एक पहला बहुत बड़ा बदले की घटना है। और ये सच है कि उन्होंने इसको बड़े सूझबूझ से इस स्थान को चुना। एक ये गंतव्य स्थान जो है आसान सा स्थान है, सॉफ्ट टारगेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना बदला लिया है। लेकिन अब इसके बाद सेना जो है, ये जो संस्था है तहरीक तालिबान का जो फैक्शन है, मुल्ला फजलुल्लाह फैक्शन और उमर खालिद खुरासानी फैक्शन, इन दोनों के पीछे और दृढ़ता से जाएगा इनके पीछे और इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक सिद्धार्थ जी की बात है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन असली मसला क्या है कि राजनीतिक दल जो हैं वो इस तरह की भावना को उजागर करने में बहुत बड़ा रोल नहीं निभाती हैं। असली में आर्मी ही ने इसको करना है। आर्मी अगर करना चाहेगी, सेना इसको करना चाहेगी तो ये संभव होगा। अब फाटा में अगर वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान को संपूर्ण रूप से साफ कर सकते हैं, उसके बाद राजनीतिक दलों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर सुधार लाने चाहिए। ये सब कुछ भी विचार अभी हुए नहीं है, राजनीतिक सुधार वहाँ पे हुए नहीं है। वहाँ पर 1801 का एक आइन चल रहा है, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। न वहाँ राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ती हैं इलेक्शन, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को वहाँ लागू किया गया है। तो और एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी वहाँ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ आर्मी के ऑपरेशन से वहाँ कुछ काम नहीं होगा जब तक इस तरह के सुधार और डेवलपमेंट वहाँ पर ना जा सके। सिद्धार्थ वरदराजन, ये जिस तरह की घटना है अपने आप में काफ़ी दहला देने वाली बात तो है ही, लेकिन साथ में शायद पूरा का पूरा समाज जो है वो उठ के खड़ा हुआ है और ये सोचने में मजबूर है कि आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ हिस्सा ये भी बताया जाता है पाकिस्तान का, चाहे वो पेशावर और वजीरिस्तान का हिस्सा हो या फाटा का हिस्सा हो, कि वहाँ अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तालिबान के हमदर्द हों? कभी ये भी कहा जाता है कि प्रेस का भी एक हिस्सा है जो तालिबान के फेवर में लिखता रहा है, चाहे वो उर्दू प्रेस का एक हिस्सा हो या इमरान खान जैसे लोग जो कि बहुत साफ गोई से काम नहीं लेते हैं, कभी कभी वो इलेक्शन में इनकी हेल्प भी लेते हुए देखे गए हैं। आपको लगता है ये एक घटना ऐसी है कि शायद पाकिस्तान को एक करके एक मकसद के लिए खड़ा होने पे मजबूर करे? देखिए, उम्मीद तो यही आदमी कर सकता है। हकीकत ये है कि पीटीआई जो इमरान खान साहब का जो पार्टी है, उनके मंत्री लोग भी एक तरह से तालिबान टीटीपी को पैसा पढ़ने में आता है कि कुछ टीटीपी को पैसा खिलाते ताकि उन पे हमला ना हो। एक तरह से एक अपीजमेंट या कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है। अफसोस की बात है कि मीडिया का भी एक तबका और सिविल सोसाइटी का भी एक तबका जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज को सपोर्ट करके ये बतलाना चाहता है कि तालिबान जो है ये फ्रीडम फाइटर हैं, असली जो दुश्मन है फाता या इस इलाके में अमेरिकन हैं, अमेरिकन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं ये पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। अब भले ही ये लोग पाकिस्तान की फौज पे हमला मुसलसल कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से या 7-8 साल से, तो ये डिबेट जो पाकिस्तान के अंदर चला है ये एक, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही एक नेगेटिव और डैमेजिंग डिबेट रहा है जिसमें लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भाई दहशतगर्दी के खिलाफ आपने आवाज उठानी पड़ेगी, आपने मुहिम चलाना पड़ेगा, आपने मिलिट्री कार्रवाई लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आज के इंसिडेंट के बाद कम से कम पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में जो लोग अभी तक भ्रम में थे कि टीटीपी जो है ये एक सिर्फ एंटी अमेरिकन फोर्स है और पाकिस्तान को बचाना चाहता है, मुझे लगता है कि इस भ्रम से या इत्तेफाक रखने वाले लोग की संख्या कम हो जानी चाहिए। ये कम से कम इतना तो आदमी को ये उम्मीद कर सकता है। लेकिन आगे जाके ये क्या सियासी शक्ल लेगा, क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासी दल पूरी दृढ़ता के साथ अपनी आवाज़ उठाएंगे,
ये कहना बड़ा मुश्किल अभी बाकी है। जी हाँ, शकील हसन शम्सी, ये सवाल थोड़ा सा थियोरेटिकल है लेकिन फिर भी पूछा जाना बेहद ज़रूरी है ऐसे वक्त में जब हम ये सोच रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या मिलिट्री सोल्यूशन हो सकता है और किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब पाकिस्तान में इस तरह की इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें हम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं फिर से एक नए नज़रिए से, तो भारत के साथ उसका कंपैरिजन बेहद ज़रूरी है। हम जानते हैं कि दो नए देशों का जो है वो फॉर्मेशन हुआ जिसमें भारत बना और पाकिस्तान बना। भारत में जिस तरह के सुधार हुए, भारत में जिस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से डी रेडिकलाइज हैं या कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने डाइवर्सिटी वाले देश को एक रखने में कामयाब हुए और बेशतर जो है वो शांति रही है। पाकिस्तान उसके बरक्स अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसका जो बड़ा हिस्सा है, चाहे वो जो सैनिक रूलर्स हैं उनके अंडर रहा, उसके बाद सोसाइटी में जिस तरह के संकेत नज़र आ रहे हैं, कौन सी ऐसी कमी है जो सामाजिक स्तर पर आपको नज़र आई है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ कम है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत ऐसी बात है कि वहाँ से मेरे एक अजीज ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम भारत में रहते हो, हर सुबह उठकर तुम्हें कोई दुआ नहीं मांगना चाहिए, तुमको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम लोग भारत में रहते हो। हमको तो ये मालूम नहीं कि हम सुबह घर से निकलेंगे तो शाम को लौट कर आएंगे, तो हमको दुआ करने की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए। और ये बात उनकी बिल्कुल सही लगती है कि आज पाकिस्तान में जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मुकाबला कीजिए तो वहाँ यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप देखिए, बहुत सुकून से उसके मुकाबले में वहाँ तो किसी मस्जिद में आप जा ही नहीं सकते बगैर तलाशी दिए हुए। ये मेरे ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और मेरी फ्रिस्किंग हो रही है, जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसी मस्जिद में नहीं जा सकते फ्रिस्क के बगैर, क्योंकि यहाँ पर अंदर बम फूट जाते हैं। तो जिस मुल्क में ऐसे हालात हों वहाँ आप उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। और ये बात सही है कि वहाँ की पॉलिटिकल जो पूरी फ्रेटर्निटी है और जो सियासी लोग हैं वो उसमें एक बड़ा तबका है जो इनको सपोर्ट करता है, तालिबान को या जो इनकी जैसी और दूसरी तंजीमें हैं जो इंडिया में भी वो करती हैं। और जब वो ख़ास बात ये है कि वो लोग उनको बड़े अदब के साथ इंडिया की सरहद के इस पार भेजते हैं। वही दहशतगर्द कि जो पाकिस्तान में हंगामा कर रहे हैं और पाकिस्तान में कत्ल गारतगरी कर रहे हैं, उनको चाहे बुराई कर लें, लेकिन जब इंडिया की तरफ भेजते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ भेजते हैं और उनको फूड पैकेट्स लेकर बाकायदा रुखसत करते हैं सरहद के तरफ। तो दोहरी पॉलिसी है। और जो लोग सांप पालते हैं उनको मालूम है कि सांप जो है वो काटता किसी को भी है, बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिसके शहर में आप छोड़ लें तो वही मामला है। तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखिए कि जो हालात हैं, जो वहाँ के जो पूरी वो है, उसमें फ़िलहाल तो एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि खुद शरीफ साहब को कुछ सुकून मिल गया, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ वगैरह की वो चल रही थी, तहरीकें वो बंद हो जाएंगी और जो दूसरे तरीके के जो हंगामे चल रहे थे, इस वक्त पूरी आवाम जो है वो खोए में है। 3 दिन का शोक है, 3 दिन का शोक है, तो उस वक्त उनको कुछ फ़ायदा भी एक पॉलिटिकल नज़र आ रहा है, लेकिन अवाम में इस वक्त बेइंतहा बेचैनी है। और ये बेचैनी क्या रंग पकड़ेगी ये आप नहीं कह सकते। जनरल भट्टाचार्य, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप जो नज़र आनी चाहिए थी, जो यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से पंडित नेहरू यहाँ पर थे, उन्होंने जिस तरह से भारत को बनाने की, निर्माण करने की कोशिश की, वहाँ पर भी जाहिर है स्टेट्समैन रहे होंगे, वहाँ पर भी नेशन बिल्डर्स रहे होंगे, लेकिन कमी जो है वो कहाँ ऐसी रह गई सोशल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर, कि सोसाइटी इस तरह से टूटी बटी और गैर बराबरी वाला समाज इस स्तर का नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस तरह के लोगों को भी रिक्रूट करने के लिए भी, जाहिर एक आइडियोलॉजी को भी पनपने के लिए एक ऐसे समाज की ज़रूरत होती है जो बिखरा हुआ, टूटा हुआ हो। देखिए, पहले से हम लोग ह्यूमर का तौर से बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा सच है। आज भी हमारा मुल्क का एक आर्मी है, हमारा मुल्क का एक फौज है, और पाकिस्तान आर्मी का एक मुल्क है। इंडिया हैज़ गॉट एन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी हैज़ गॉट ए नेशन। ये दोनों शरीफ, जो राणा बैनर्जी साहब ने जो बताया, ये डिसाइड करना पड़ेगा द ग्राउंड लेवल ऑपरेशन, अभी क्या करना है, ग्राउंड एक्शन, 2 शरीफ्स, वन इज नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज बॉस, दैट इज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ शरीफ। देयर इज अ सेइंग इन आर्मी पाकिस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर जाता है शपथ लेने के लिए, उसका गाड़ी पहले रुकता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का घर में, जब हम जाकर शपथ लूं। लेकिन ऐसी कोई संभावना तो नहीं लगती कि ये स्ट्रक्चर, बात नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बदलने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता। स्ट्रक्चर बदलने वाला है, ये आर्मी खुश है तभी आप प्राइम मिनिस्टर हो। आर्मी नहीं खुश होने से सिर्फ लड़ाई, इलेक्शन में जीत के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, अब मुल्क नहीं चला रहे हो। तो सियासी लोगों की तो नहीं बदलेगी पोजीशन, उनकी वही रहेगी पोजीशन जो बात है।
बदल सकती है तो फौज की बदल सकती है, आर्मी टेक ओवर कर सकती है। इन लोगों को नहीं होगा कि ये आर्मी को टेक ओवर कर सकती तो है। जी हाँ, दूसरा बात समय यह मेरे है पास जो थोड़ा सा कम है, दो महत्वपूर्ण सवाल बस पूछने बाकी हैं दोनों खास मेहमानों के साथ। राणा बनर्जी जी, ये बताइए कि जिस तरह की बहस यहाँ पर हो रही है कि सामाजिक स्तर पर जिस तरह के सुधार देखे गए, यहाँ जो सोशल रिफॉर्मर्स हमने देखे, पॉलिटिक्स में भी जरूर जाहिर है सत्ता का लालच हर जगह है, भारत में भी है, लेकिन फिर भी जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ नजर आई, जो समाज को एक रखने की कोशिश की गई, जिस तरह की समरसता यहाँ पर नजर आई, जिसमें काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं, परफेक्ट नहीं है हम। पाकिस्तान में आपको ऐसी कौन सी कमियां नजर आती हैं जिनको शायद अब उठकर खड़े होने का वक्त है और जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि कार्यक्रम के शुरू में मैंने ये भी कहा था कि हम दिशा भी देखने की कोशिश करेंगे आगे की। देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, सेना ने जो है अपने ऊपर ये दायित्व ले लिया है कि सारे राष्ट्र की जो मोड एग्जिस्टेंस है उसका दायित्व सेना को संभालना है। तो ये एक नैरेटिव सा बन गया है। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो है इस्लाम को साथ लेके सेना आगे बढ़ती है, तो इस्लाम का भी जो नैरेटिव है वो बहुत अतिवाद की तरफ चला गया है। तो जब तक ये नहीं धीरे धीरे बदलेगा तब तक सेना जो है इसको बदलने की कोशिश धीरे धीरे अब शुरू कर रही है राहील शरीफ जी के नेतृत्व में। अगर इसमें वो सफल होते हैं कुछ हद तक, उसके बाद राजनीतिक दल जो हैं या राजनीतिक नेता जो हैं वो बहुत स्तर तक सिर्फ अपने व्यक्तिगत डर के वजह से आगे बढ़ के नहीं आते हैं। कोई इस तरह का नेता रह भी नहीं गया है। बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद इस तरह का स्टेचर का नेता जो है खुल के बात करे अतिवाद के खिलाफ या नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। विशेषकर अब इमरान खान नए पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम या जो शिक्षा में इस्लाम की जो बहुत भव्यभूति एक छाई हुई है उसको बदलने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान एक मॉडर्न राष्ट्र की तरह आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी मैं नहीं समझता कि कोई परिवर्तन बहुत शीघ्र आए। सिद्धार्थ भारद्वाजन, पिछले अगर एक दशक का जिक्र करें तो वहाँ मीडिया भी कुछ आज़ाद हुआ है, सिविल सोसाइटी भी एक उभर कर आई है, एक मॉडर्न अप्रोच के साथ एक छोटा तबका ही सही लेकिन उभरता हुआ नजर आता है। लेकिन उस सबके बावजूद जो बड़ी तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ हमें हिंसा नजर आती है, टूटन नजर आती है, एक ऐसा देश जो नाकाम बनकर रह गया है। किस इन तीनों स्तर पर, अगर पॉलिटिकल बात करें, हम सोशल स्तर पर बात करें और सैनिक स्तर पर बात करें, पॉइंटेड मुझे जवाब दीजिए, किस तरह के बदलाव की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में? और ये पूछा जाना इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इतना करीबी पड़ोसी है हमारा, जो भी कुछ वहां होता है कहीं ना कहीं उसकी धमक यहां भी सुनने को मिलती है। देखिए, एक तारीखी इत्तेफाक है कि आज की जो घटना है ये दिसंबर 16 पे घटी है। दिसंबर 16 पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तारीख है क्योंकि यही दिन 1971 में जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था उनका डिवीज़न हुआ। बांग्लादेश जो है नया एक मुल्क बना, और बना इस वजह से कि बांग्लादेशियों ने साबित किया कि इस्लाम एक वाहिद जो है एक नेशनल यूनिटी का फैक्टर नहीं बन सकता। अगर आप अपने राष्ट्र की एक मॉडर्न डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ों की बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को अहमियत देनी पड़ेगी। लोगों के हुकूक, लोगों की ज़ुबान, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, औरतों के जो राइट्स हैं, यूथ के राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, तमाम चीज़ों को जिस तरह से पिछले 60 साल से पाकिस्तान ने नज़रअंदाज किया और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का मतलब एक यूनिडायमेंशनल प्रोजेक्ट खड़ा किया जो दिसंबर 16 1971 में फेल साबित हुआ। और आज भी मेरे ख्याल से अगर कोई पाकिस्तानी एक ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली इसको देखे तो ये आज का जो हमला कि अगर आप इस्लाम को स्टेटहुड और नेशनैलिटी की बुनियाद बना रहे हैं तो ऐसी ताकतें उठेंगे जो क्लेम करेंगे कि जी हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। तो ये जो है एक जब तक पाकिस्तान तय नहीं करता कि राष्ट्रीयता की परिभाषा को एक ब्रॉड तरीके से पेश किया जाए और जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी हुकूक को अगर सेंट्रल फोकस नहीं दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस मसले का हल नहीं निकल कोई दिशा नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ भारद्वाजन आपका। मैं माफी चाहती हूँ, बात आप बहुत अच्छी करें लेकिन मुझे यहाँ खत्म करना होगा। बिल्कुल कार्यक्रम में समय समाप्त हो चुका है, तो साफ तौर पर काफ़ी अच्छी बात के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म कर रहे हैं कि जिस राष्ट्र का निर्माण ही, उसकी स्थापना ही सिर्फ जो है धर्म के नाम पर हुई, आज ऐसा लगता है कि धर्म ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सिद्धार्थ भारद्वाजन कह रहे हैं कि तमाम जो जितने तबके हैं उनको धर्म के नाम पर नहीं बल्कि उनके अधिकारों को देना होगा और एक बराबरी का समाज अगर पाकिस्तान बना पाता है तो शायद अपने को बचा भी पाएगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।